हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग हमारी जो क्लास 11th इकोनॉमिक्स है, इसमें जो हमारी बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है दैट इज प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, उसके फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन का पार्ट 5 देखने वाले हैं। पार्ट 5 जो कि हमारा फाइनल पार्ट होगा ऑफ दिस चैप्टर। इसके पहले जो हम लोगों ने 4 पार्ट्स को कंप्लीट किया है, उसमें हम लोगों ने ये जो चैप्टर है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, इसमें से जो प्रोडक्शन वाला पार्ट है उसे कंप्लीट किया है। प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो वेरियस टॉपिक्स थे, जो वेरियस लॉस थे, वो सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। अब आती है कॉस्ट की बारी। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉस्ट क्या है, वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट क्या है, जो आपके वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट है उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, ऑलराइट, कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, इन सारी चीजों को जो है हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट का मतलब समझते हैं। नाउ देखो, प्रोडक्शन जो है हम लोगों ने पढ़ा, प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन में हम इनपुट को कन्वर्ट करते हैं इन आउटपुट, राइट। जो आपके इनपुट्स हैं दोज आर कन्वर्टेड टू व्हाट, टू आउटपुट, ठीक है। अब ये इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने में हमें कुछ ना कुछ कॉस्ट तो लगेगा ना, हमें एक्सपेंस तो इनकर करने पड़ेंगे, या ये रखे रखे इनपुट्स अपने आप आउटपुट में कन्वर्ट हो जाएंगे? ऐसा नहीं होगा ना, हमें इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वेरियस जो है प्रोसेसेस के थ्रू जो है ये चीज होने वाली है। तो इन दिस प्रोसेस यहाँ पर जो है कोई ना कोई हमारा खर्चा होगा, ठीक है, कोई ना कोई हमारे एक्सपेंसेस होंगे। तो उन एक्सपेंसेस को ही हम क्या कहते हैं, उन्हें ही हम कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। सो कॉस्ट इज बेसिकली द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। ऑल राइट, आई होप सो कि कॉस्ट का जो एक जनरलाइज्ड मतलब है वो क्लियर है कि ये क्या है, ये वो टोटल एक्सपेंडिचर है जो कि इनकर किया जाता है किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में, ठीक। Then you have some explicit cost and some implicit cost. अब ये दोनों क्या होते हैं वो देखें हम लोग। तो explicit cost, it is the actual money expenditure on inputs or payments made to outsider for hiring their factor services. Example, wages paid to employees, payment for raw materials, ये सब कुछ। Explicit cost स्टूडेंट्स अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम बोले तो वो कॉस्ट जो एक्चुअली में आपको दिख रहा है, ठीक है। जैसे कि आप कोई भी एक जो है कोई भी काइंड ऑफ प्रोडक्शन अंडरटेक कर रहे हो, आप किसी भी जो है प्रोडक्शन यूनिट को क्या करते हो, अंडरटेक किया है आपने, ठीक है। अब आपके अंडर जो है सारा प्रोडक्शन वगैरह चल रहा है, तो अब जो है जितने भी इनपुट्स को आपने खरीदा, रॉ मटेरियल्स को आपने खरीदा, तो उसके बदले में जो है आपको पेमेंट करना पड़ेगा। वो पेमेंट आपको दिख रहा है कि हाँ ये हमारे अकाउंट से इतना मनी गया। लेबर को आपने पेमेंट किया, कैपिटल के लिए जो है आपने डेप्रिसिएशन वगैरह के लिए जो है प्रोविजंस वगैरह बनाए, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो आपको क्लियरली दिख रही है कि हाँ ये सब कुछ जो है कॉस्ट आपने इनकर किया है। तो जो आपको आपकी आंखों से दिख रहा है ना, दैट इज बेसिकली एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है, जो आउटसाइडर्स को हम पे करते हैं। नाउ ये जो लेबर है वो आउटसाइडर है, वो आपके जो है कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके प्रोड्यूसिंग यूनिट में काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो है वो किसी भी चीज को ओन नहीं कर रहे हैं। वो आते हैं, काम करते हैं, चले जाते हैं, ठीक है, उन्हें कोई प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिल रहा है। ओनर कौन है, या वी वुड से कि जो इनसाइडर है वो कौन है, वो पर्सन जिसे कि प्रॉफिट में शेयर मिल रहा हो। जो आपके लेबर वगैरह हैं उनकी फिक्स्ड सैलरी है, उन्हें सैलरी पे कर दी, हो गया काम, ठीक है। सो दैट इज व्हाट, वो आउटसाइडर्स हैं। ये आपका जो है आउटसाइड वाला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो जो भी आउटसाइडर्स को आप पेमेंट करते हो, उन्हें उस पर्टिकुलर पेमेंट को हम क्या बोलेंगे, एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलेंगे। उस एक्सपेंडिचर को हम जो है एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। Now comes implicit cost. So it is the estimated value of inputs supplied by the owners including normal profit, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, रेंट ऑन ओन लैंड, ठीक है। तो implicit cost क्या है, ये बेसिकली एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है, ठीक है, ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू है। और अगर आप एक्सप्लिसिट में देखोगे तो दिस इज एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर, ठीक है।
तो जो इम्प्लिसिट है वो एक एस्टिमेटेड वैल्यू होता है उन सारे इनपुट्स का जो कि सप्लाई किए गए हैं बाय ओनर्स। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, ये जो प्रोडक्शन आप अंडरटेक कर रहे हो, वो जिस लैंड पर आप अंडरटेक कर रहे हो वो लैंड आपका खुद का है, ठीक है, आप उसके खुद जो है उस लैंड के क्या हो, ओनर हो। ऑल राइट, आप जो है किसी को रेंट पे नहीं कर रहे हो, लेकिन वो रेंट जो है वो अमाउंट आपके कॉस्ट का पार्ट तो है, वो आपको दिख नहीं रहा है, बट वो एस्टिमेटेड वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, वो एस्टिमेटेड वैल्यू हम लोग लेते हैं। तो दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। इम्प्लिसिट कॉस्ट इज बेसिकली कि ओनर जब अपने खुद के किसी रिसोर्स को जो है सप्लाई करता है या यूज करता है प्रोडक्शन में, तो देखा जाए तो वो जो पर्सन है, जो ओनर है, वो उसका, जैसे कि एक ओनर जो है लैंड लेकर आया कि इस लैंड पर वो प्रोडक्शन कर रहा है, तो क्या वो ओनर अपने आप को उसका रेंट पे कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है, बट वो कॉस्ट हम लिखेंगे, क्योंकि अगर मान लो कि वो और किसी के लैंड पर वर्क करता तो उसे वो रेंट पे करना पड़ता। ऑल्सो अगर मान लो अगर वो खुद इस पर जो है वो नहीं करता, मतलब प्रोडक्शन नहीं करता, तो जिस भी पर्सन को वो रेंट पर देता उससे उसे रेंट मिलता। तो अल्टीमेटली वो एक काइंड से कॉस्ट तो है। लैंड जो है वो आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो उसे आपको रिटर्न, उसका जो रिटर्न है या उसका विभुत से जो रिवॉर्ड है वो हमें शो करना पड़ेगा, ठीक है, कि वो कितना है, क्या है, ये सारी चीजें। ऑल राइट, तो इसलिए जो है इसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, ठीक है, ओनर ने जितनी भी चीजें सप्लाई की है उसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। सो एग्जाम्पल में हो गया कि ओनर ने खुद ने कोई कैपिटल लगाया है तो उसका इंटरेस्ट, रेंट ऑफ ओन लैंड, ये होता है आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में कंफ्यूजन बहुत होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, सीधी सी बात है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो हमें जो है दिख रहा है कि हाँ ये कॉस्ट इनकर किया गया है, जो एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर हुआ है, दैट इज बेसिकली एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या हो जाएगा, वो कॉस्ट जो कि एस्टिमेटेड वैल्यू जिसकी हम लेते हैं, ठीक है, जो कि एक ओनर खुद ने अगर किसी रिसोर्स को जो है उसने अगर सप्लाई किया है तो उस पर कितना कॉस्ट लगता, उसे हम जो है इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। ऑल राइट, सो आई गेस कि एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट इज क्लियर टू यू ऑल। देन आते हैं कॉस्ट फंक्शन पर। अब देखो हम लोगों ने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था। प्रोडक्शन फंक्शन क्या पढ़ा था हमने, कि प्रोडक्शन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट प्रोड्यूस्ड एंड आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस जो है कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट, ठीक है। तो इनपुट और आउटपुट को मिलाकर जो है क्या बनता है, आपका प्रोडक्शन फंक्शन बनता है। उसी वे में हम लोग देखेंगे कि आपका जो कॉस्ट फंक्शन है वो भी ऐसे दो फैक्टर्स को मिलाकर बनेगा। दैट इज हमने बोला है C इज इक्वल्स टू F ऑफ Q। सो व्हाट इज C, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, और F इज फंक्शनल रिलेशनशिप, जो कितनी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को बनाने में आपको कितना कॉस्ट लगा है, that is basically cost function, ठीक है। so the relation between cost and output is known as cost function. cost function refers to the functional relationship between cost and output. ऑल राइट, कि कुछ भी पर्टिकुलर क्वांटिटी को जो है बनाने में कितना कॉस्ट लगा है, तो ये जो दोनों का रिलेशनशिप है, आउटपुट और कॉस्ट का जो रिलेशनशिप है, दैट इज बेसिकली नोन एज कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। देन उसके बाद में आ जाओ शॉर्ट रन कॉस्ट पर। प्रोडक्ट में हम लोग देख कर आए थे कि हमारे पास में कुछ जो है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है। सेम वे में हमारे पास में जो है शॉर्ट रन कॉस्ट है, ठीक है। दैट मींस शॉर्ट रन में कौन कौन सी कॉस्ट होती है। सो बेसिकली दो कॉस्ट होगी, वन इज द फिक्स्ड कॉस्ट एंड वन इज द वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो कि फिक्स ही रहेगी। एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट ऑल्सो वो कॉस्ट जो है इनकर की जाती है, मतलब कि वो फिक्स है, ठीक है। आप चाहे जीरो जो है इनपुट को प्रोड्यूस करो, सॉरी आउटपुट का प्रोडक्शन करो, या आप 100 यूनिट्स का आउटपुट का प्रोडक्शन करो, जो फिक्स कॉस्ट है वो फिक्स ही रहेगी। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम लोग ले, तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले सकते हो रेंट। ऑल राइट, आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो तो भी आपको रेंट पे करना है, आप ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो तो भी आपको सेम रेंट ही प्रोवाइड जो है वो करना है। सो दिस इज योर फिक्स्ड कॉस्ट। देन कम्स वेरिएबल कॉस्ट, तो ये वो कॉस्ट है जो कि लेवल ऑफ आउटपुट के साथ में चेंज होती है, ठीक है। आपने आउटपुट बढ़ाया है तो उसकी वजह से आपका कॉस्ट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा।
आउटपुट बढ़ने से कॉस्ट कैसे बढ़ेगा? आउटपुट बढ़ाने के लिए आपको जो है ज्यादा फैक्टर्स को क्या करना पड़ा? एम्प्लॉय करना पड़ा। इसके लिए जो कॉस्ट है वो भी क्या हो गया? ज्यादा हो गया। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट इज बेसिकली वो कॉस्ट जो कि चेंज होती है, एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज दैट कॉस्ट जो कि फिक्स ही रहेगी थ्रू आउट, चाहे कुछ भी हो जाए। सो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट विल गिव यू टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो अगर हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है किसी भी पर्टिकुलर आउटपुट की, तो क्या करेंगे? हम फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करेंगे। नाउ आप बोलोगे मैम हम शॉर्ट रन कॉस्ट देख रहे हैं, लॉन्ग रन कॉस्ट क्यों नहीं देख रहे हैं? तो वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हमें जो है फालतू में उस पर्टिकुलर जो है टॉपिक को जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो इन शॉर्ट रन देयर आर सम फैक्टर्स व्हिच आर फिक्स्ड व्हाइल अदर्स आर वेरिएबल। ऑलराइट, देन फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? So it refers to those costs which do not vary directly with the level of output. ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट या फिर हम इसे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी कह सकते हैं, दैट इज TFC। तो TFC क्या है? ये वो पर्टिकुलर कॉस्ट है जो कि डायरेक्टली वेरी नहीं करती है विद द लेवल ऑफ आउटपुट। आप आउटपुट बढ़ा रहे हो तो उसकी वजह से आपकी कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। कौन सी वाली? जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो वाली। ठीक है, so example rent of premises, interest on loan, etc. all right, आपने एक लोन लिया, let's take for an example 10 lakhs का at 9% इंटरेस्ट रेट। अब आप इस पर्टिकुलर मनी से कुछ भी करो, 9% इंटरेस्ट आपका फिक्स है। अब भले ही आप इससे 1 यूनिट का प्रोडक्शन करो या आप इससे 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करो, आपका जो परसेंटेज है उससे जो इंटरेस्ट है वो क्या है? वो कांस्टेंट है। ठीक है, वो फिक्स्ड है। सो दिस इज योर फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, अब इसके जो है अल्टरनेट नेम्स क्या होते हैं? सो फर्स्ट वन इज सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, जनरल कॉस्ट एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट। ठीक है, अनअवॉइडेबल कॉस्ट, यू कांट अवॉइड दिस कॉस्ट। आप चाह कर भी इसे कम नहीं कर सकते हो। ठीक है, और ना ही आप इसे बढ़ा सकते हो, दोनों चीज है। तो ये एक अनअवॉइडेबल कॉस्ट है। जैसे कि मैंने बोला कि 9% जो है वो इंटरेस्ट है, तो वो आपको पे करना पड़ेगा इन एनी सिचुएशन, इन एनी कंडीशन। चाहे आपके पास में कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो भी जो है आपको ये इंटरेस्ट पे करना ही करना पड़ेगा। यू कांट अवॉइड दिस। ठीक है, मान लो आपने एक जो है लैंड लेकर रखा है प्रोडक्शन के लिए, लेकिन उस पर कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो भी जो है आपको इसका रेंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज जिसने आपको जो है रेंट पर दिया उसने ये नहीं बोला प्रोडक्शन होगा तो हम रेंट लेंगे, रेंट तो आपको पे करना ही पड़ेगा। सो दिस इज एन अनअवॉइडेबल कॉस्ट। ठीक है, यू कांट अवॉइड दिस कॉस्ट। ये एक जनरल कॉस्ट है, दिस इज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, ये एक इनडायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्टली जो है ये आपके जो है आउटपुट पर इफेक्ट नहीं कर रही है, या वी वुड से कि आउटपुट से ये डायरेक्टली इफेक्ट नहीं होती है। ठीक है, इस वजह से लोग आउटपुट की वजह से ये डायरेक्टली जो है इफेक्ट नहीं होती है, बट येट जो है ये आपकी कॉस्ट है। ओके, एंड कैसी है? इनडायरेक्ट कॉस्ट है। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द अल्टरनेट नेम्स ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब अगर हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें तो उसका अगर आप लोग शेड्यूल देखोगे, देखो यूनिट्स ऑफ आउटपुट आप बढ़ाते जा रहे हो। जब 0 यूनिट्स ऑफ आउटपुट था तब भी आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट 12 रुपीज की थी। जब आपने जो है 5 यूनिट्स का प्रोडक्शन करने लगे तो भी आपकी जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो कितनी है? 12 रुपीज की ही है। तो आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो फिक्स्ड ही है थ्रू आउट। ऑल राइट, दिस इज बेसिकली योर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब अगर आप इसका एक ग्राफ देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। आपने जो है क्वांटिटी ली एक्स एक्सिस पर, आपकी जो कॉस्ट है दैट इज ऑन वाई एक्सिस। यहाँ पर मान लीजिए 12 रुपीज लिखा हुआ है, तो यह आपकी कॉस्ट जो है वो कैसी है? वो फिक्स्ड है। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। एंड क्वांटिटी जो है वो चाहे कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट इज फिक्स्ड। ठीक है, तो हमेशा आपकी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है उसका कर्व कैसा आएगा? उसका कर्व आएगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, देन उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट पर, दैट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट, या फिर आप इसे सिंपली वेरिएबल कॉस्ट भी कह सकते हो। सो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कौन सी कॉस्ट होती है? ये वो कॉस्ट होती है जो कि आपके आउटपुट लेवल से डायरेक्टली अफेक्ट होती है। So variable cost refers to those costs which vary directly with the level of output. Example, पावर, फ्यूल, वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब कुछ जो है डायरेक्टली लेवल ऑफ आउटपुट से क्या होगा?
जो है आपका वेरी करेगा, ठीक है। विद इंक्रीज इन आउटपुट आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, विद डिक्रीज इन आउटपुट आपकी वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी। सो इसके अदर नेम आर प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट एंड अवॉइडेबल कॉस्ट। अवॉइडेबल क्यों, आप इसे अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। आप कम पावर का यूज करो तो आपकी वो कॉस्ट बच जाएगी, कम फ्यूल का यूज करो आपकी वो कॉस्ट बच जाएगी, ठीक है। आप जितना यूज करोगे उसी हिसाब से आपकी कॉस्ट लगेगी। सो आप जो है इस पर्टिकुलर कॉस्ट को अवॉइड कर सकते हो। और जब आपके पास में 0 यूनिट्स का आउटपुट है तो अब जो है आपकी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है दैट कैन बी 0, बिकॉज उस टाइम पर आप कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो तो आप किसी टाइप की जो है वेरिएबल कॉस्ट को भी इनकर नहीं करते हो, ठीक है। देन उसके बाद में अगर इसका हम लोग जो है शेड्यूल एंड ग्राफ देखें तो शेड्यूल में आप देख रहे हो कि देखो 0 यूनिट्स पर कितना है आपकी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, दैट इज जो टीवीसी है, दैट इज 0। फिर आपने आउटपुट्स को बढ़ाया तो आपकी कॉस्ट बढ़ी, आउटपुट और बढ़ा कॉस्ट और बढ़ी, ठीक है। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो आपकी कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होते जा रही है। अब इसका अगर ग्राफ देखोगे तो कुछ ये दिखेगा आपको, जो कि वी विल से कि एक इनवर्सली एस शेप्ड का ग्राफ है, ठीक है। ये आपका जो है एस कुछ इस वे का बनता है और आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, ऑलराइट, कुछ इस वे से बन रहा है। तो ये इनवर्सली हम वी विल से कि दिस इज इनवर्सली एस शेप्ड ग्राफ, ठीक है। ये सारी चीजों को अगर आप पुट करोगे तो आपको जो है यहाँ पर ये चीज देखने को मिलेगी कि आपका ग्राफ कुछ ऐसा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखो इनिशियली अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपकी कॉस्ट इंक्रीज हुई है 6 रुपीज से, यहाँ पर इंक्रीज हुई है बाय 4, यहाँ पर इंक्रीज हुई है कितने, यहाँ पर इंक्रीज हुई है आपकी 6 से, सॉरी 5 से, नॉट 6 से। देन यहाँ पर जो है इंक्रीज हम लोग देख रहे हैं 6 एंड ये जो इंक्रीज है दिस इज बाय 11 रुपी। तो हमने क्या देखा कि इनिशियली आपकी कॉस्ट कम हुई लेकिन उसके बाद में आपकी कॉस्ट बढ़ती गई, ठीक है। तो इसीलिए जो है आपका शेप ऐसा है कि इनिशियली जो है आपकी कॉस्ट कम होती है, यहाँ पर थोड़ी सी कम रहती है और फिर स्पीड से वो इंक्रीज होते जाती है। तो इसीलिए जो एस शेप है वो आपको यही सिग्निफाई करता है कि आपकी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो इनिशियल फेजेस में इंक्रीज होती है, फिर वो थोड़ी डिक्रीज होती है, ठीक है। मतलब कि जो इसका इंक्रीज होने का पार्ट है वो थोड़ा स्लो होता है एंड देन फिर से जो है वो स्पीड में ऊपर चली जाती है, ऑल राइट। अब इसके पीछे के रीजंस क्या है, ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, तो उसके पीछे का रीजन ये है स्टूडेंट्स की, जब आप एकदम से आउटपुट को बढ़ा रहे हो ना, मतलब कि आप 0 से थोड़ा सा प्रोडक्शन करोगे, बहुत ज्यादा यूनिट्स का प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको उसमें कॉस्ट ज्यादा लगेगा। फिर आपने क्या किया, उसी सेम कॉस्ट में, लगभग सेम कॉस्ट में और ज्यादा यूनिट्स को क्या करने लगोगे, आप प्रोड्यूस करने लगोगे। उसके बाद में अगर आप और आउटपुट का प्रोडक्शन करोगे तो फिर जो है आपका कॉस्ट बढ़ने लगेगा, ठीक है। जो आपने वेरियस अभी तक लॉस पढ़े हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, उन सारी चीजों को अगर आप कंपाइल कर कर यहाँ पर देखोगे तो आपको चीजें जो है वो समझ में आ जाएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। देन टोटल कॉस्ट क्या होता है, तो टोटल कॉस्ट इज बेसिकली व्हाट, आपका जो है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। TC इज इक्वल्स टू TFC प्लस TVC, ठीक है। So the total expenditure incurred by a firm on the factors of production required for the production of a commodity, that is TC is equals to TFC plus TVC। ये आपने आउटपुट्स लिए, आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट ली, आपने आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट ली, इन दोनों को प्लस कर दो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। अब यहाँ से जो है आपका एक ये कंसेप्ट आ जाता है, इनके बीच का जो एक रिलेशनशिप है वो हमें देखने को मिलता है। अब ऐसे में जो है आपके न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं कि कभी आपके पास में टोटल कॉस्ट दिया है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया, टोटल जो है कॉस्ट दिया है, ठीक है। तो आपको जो है TFC और TC को मिलाकर TVC निकालना है, तो आपको फाइंड आउट करना रहेगा। तो इस वजह से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है ना वो ऐसे ये जो छोटे छोटे से हमारे पास में रिलेशनशिप्स होते हैं इनसे ये जो है क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। तो आई गेस कि ये जो टोटल कॉस्ट का कंसेप्ट है यहाँ पर क्लियर है। देन उसके बाद में अगर इसका हम लोग ग्राफ देखें तो देखो आपका जो FC है, दैट इज जो फिक्स कॉस्ट है, उसका ये ग्राफ हो गया जो कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस के। देन उसके बाद में जो आपका वेरिएबल कॉस्ट है वो हमें कुछ ये देखने को मिला है, ठीक है। ये वेरिएबल कॉस्ट का इनवर्सली एस शेप्ड हमें देखने को मिला। देन उसके बाद में आते हैं जो आपका टोटल कॉस्ट है,
नाउ स्टूडेंट्स वी नो कि जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें टीसी मिलता है, तो सेम वे में ग्राफ में भी हम जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको टीसी मिलेगा। एक बात हमेशा याद रखना है कि जो आपकी टोटल कॉस्ट है वो कभी भी जो है ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ओरिजिन से नहीं रहेगा, वो आपका कहां से रहेगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट से रहेगा जहां पर फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो स्टार्ट होती है। और इसका ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होने के पीछे का रीजन कि इसमें जो है आपकी फिक्स कॉस्ट होती है, एंड फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होती है, इसलिए टोटल कॉस्ट भी जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। तो आपकी जो टोटल कॉस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा that would be same as your fixed cost, ठीक है। देन ये जो आपका टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है ना स्टूडेंट्स, ये क्या है, दिस इज बेसिकली योर फैक्टर कॉस्ट, सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। जो आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो ये जो गैप है दिस इज इक्वल टू योर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। नाउ ऑल्सो एक चीज हमेशा याद रखना है कि आपकी जो टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, ये दोनों जो कर्व्स है दीज आर पैरेलल टू ईच अदर, और ये हमेशा पैरेलल ही रहेंगे एक दूसरे के। पैरेलल क्यों रहेंगे, क्योंकि इनके बीच का ये जो डिफरेंस है ये सेम है, ठीक है। बिकॉज आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट तो सेम रहती है ना, जैसे कि हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया 12 रुपीज का, तो यहाँ पर भी डिफरेंस 12 रुपीज का है, यहाँ पर भी डिफरेंस 12 रुपीज का है, इस पॉइंट पर भी 12 रुपीज का है और इस पॉइंट पर भी 12 रुपीज का है। तो ये कांस्टेंट 12 रुपीज का ही डिफरेंस हमें देखने को मिलता रहेगा। तो ये जो है आपका टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होने वाले हैं। ऑल राइट, रीजंस क्या है वो आई गेस आप लोगों को प्रॉपर्ली समझ में आ गए हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपका टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट का एक जो है क्यूमुलेटिव ग्राफ या डायग्राम बनता है। देन उसके बाद में अगर हम लोग रिलेशनशिप पर आए ऑफ टीसी, टीएफसी एंड टीवीसी, तो वो क्या है, टीएफसी कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस as it remains constant at all levels of output. All right, I guess this is clear to you. TC and TVC curves are inversely S-shaped. क्यों है? Because they rise initially at a decreasing rate, then at a constant rate and finally at an increasing rate. सबसे पहले एक डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होते हैं, मतलब कि कम रेट से जो है कॉस्ट बढ़ रहा है, फिर एक कांस्टेंट रेट पर कॉस्ट बढ़ता है और फिर जो है बहुत ही हाई लेवल से कॉस्ट बढ़ता है। तो इसीलिए ये इनवर्सली एस शेप्ड होते हैं, ठीक है। द रीजन बिहाइंड देयर शेप इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस, ठीक है। सो एट जीरो आउटपुट या एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टीसी इज इक्वल टू टीएफसी बिकॉज देयर इज नो वेरिएबल कॉस्ट एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर आपका टीवीसी तो जीरो होता है, इसलिए टीसी और एफसी क्या है, सेम है, इक्वल है, और इसीलिए टीसी और एफसी सेम पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। सो टीसी एंड टीवीसी कर्व स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट which is above origin, this would be TFC, ठीक है। TC and TFC कर्व्स जो हैं वो स्टार्ट होते हैं सेम पॉइंट से जो कि ओरिजिन से ऊपर रहेंगे, ठीक है। TFC और TC दोनों जो है कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होंगे क्योंकि वो कभी भी जीरो नहीं हो सकते हैं। ऑल राइट, सो दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन TC, TFC एंड TFC, ठीक है। The vertical distance between TVC curve and TC curve is equal to TFC. As TVC rises with increase in output, the distance between TFC and TC curves also goes on increasing. TC and TVC curves are parallel to each other and the vertical distance between them remains the same at all the levels of output because the gap between both represents TFC which remains constant at all levels of output, ठीक है। तो जो है जो वर्टिकल डिस्टेंस वो कैसा है, वो सेम रहेगा आपके TC और TVC कर्व में, और वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो है इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज TFC, ठीक है, और TFC जो है वो कांस्टेंट रहता है। ऑल राइट, देन उसके बाद में चलते हैं आगे, एवरेज कॉस्ट पर आते हैं। नाउ मैंने ये चीज आप लोगों को पहले ही बोली है कि इकोनॉमिक्स में 3 वर्ड्स या 3 टर्म्स आप जो है सुनते रहते हो, दैट इज टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल। तो टोटल का मतलब कि सब कुछ मिलाकर, एवरेज का मतलब क्या हो गया,
पर यूनिट पर जो भी चीजें हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, तो अगर हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो पर यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने में कितना कॉस्ट लगा है, that would be your average cost. ठीक है, so the per unit cost explain the relationship between cost and output is more realistic manner. ठीक है, तो जो पर यूनिट कॉस्ट है वो ये जो रिलेशनशिप है कॉस्ट और आउटपुट के बीच का, उसे ज्यादा रियलिस्टिक मैनर में जो है एक्सप्लेन करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो एवरेज कॉस्ट में हमें ये पता चलता है कि आपको एक यूनिट ऑफ आउटपुट को बनाने में कितना खर्च लग रहा है। ठीक है, तो आप जो है उससे एनालाइज कर सकते हो कि आप अगर एडिशनल यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहे हो तो उससे आपका कॉस्ट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट जो है ना वो आपको एक बहुत ही रियलिस्टिक वी विल से की मैनर में जो पूरा सिनेरियो है वो एक्सप्लेन करता है। सो द 3 काइंड्स ऑफ पर यूनिट कॉस्ट आर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, दैट इज AFC। AFC कहाँ से आएगा? TFC से, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का हम लोग एवरेज निकालेंगे। उसके बाद में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, दैट इज आपका जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसका हम लोग एवरेज निकालेंगे। देन उसके बाद में एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, जो कि हम किससे फाइंड आउट करेंगे? टोटल कॉस्ट से। ठीक है, जो टोटल कॉस्ट है उससे हमें एवरेज टोटल कॉस्ट या फिर हम उसे सिंपली एवरेज कॉस्ट भी कह सकते हैं। तो अब जो है इन तीनों का क्या मतलब होगा और ये तीनों हमें क्या सिग्निफाई करते हैं, उन्हें हम लोग सेपरेटली एक बार देख लें। तो सबसे पहले क्या आता है हमारे पास में, जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट रिफर्स टू द पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कि आपका जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है उसको अगर हम डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे, जो आपकी आउटपुट्स हैं, ठीक है, जो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट्स हैं, तो आपको जो है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाएगा। बेसिकली एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि आपका जो है हर एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कितना देखने को मिल रहा है। So AFC falls with increase in output as TFC remains same at all level of output. ठीक है, AFC जो है वो फॉल होता है कब? विथ इंक्रीज इन आउटपुट, क्योंकि TFC कैसा है? TFC कांस्टेंट है हर एक लेवल ऑफ आउटपुट पर। तो अगर आप इस चीज को डिवाइड करके देखो, जैसे कि हमने TFC को क्या रखा है? कांस्टेंट रखा है। कांस्टेंट रखा क्यों है? क्योंकि कांस्टेंट होता है। आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 है। So AFC is equals to 12 divided by 0 which will give you infinite. Then 12 divided by 1 ये आ गया आपका 12. 12 by 2 will give you 6. 12 by 3 4. 12 by 4 3 and 12 by 5 will 2.540। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको जो ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है ये डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। इन शॉर्ट इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है कि जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता है, आप ज्यादा यूनिट्स को प्रोड्यूस करते हो, तो जो पर यूनिट आपका टोटल फिक्स कॉस्ट लगता है वो क्या होने लगता है? वो कम होने लगता है। ठीक है, दैट मीन्स जब आप कम प्रोडक्शन कर रहे थे तो ये फिक्स कॉस्ट काफी ज्यादा था, लेकिन अब अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपका जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, देन अगर हम लोग एवरेज फिक्स कॉस्ट का ग्राफ देखें तो आपको कुछ ऐसा ग्राफ दिखेगा। This is what? This is rectangular hyperbola. ठीक है, so AFC curve is an rectangular hyperbola, that is area under the curve remains same at all points. ठीक है, ये जो एरिया है इसके अंदर का ये सेम रहता है हर एक पॉइंट पर, और उसका रीजन इज सिंपल दैट TFC क्या है? आपका कांस्टेंट है। ठीक है, so AFC curve slopes downwards as AFC falls with increase in output. ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं कि जो AFC है वो कर्व जो है ये डाउनवर्ड स्लोप करता है, और इसके डाउनवर्ड स्लोपिंग के पीछे का रीजन क्या है? दैट इज सिंपल कि हमने क्या देखा अभी कि AFC जो है वो फॉल होता है विथ इंक्रीज इन आउटपुट। ठीक है, देन उसके बाद में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पर आते हैं। तो पर यूनिट जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितना लगता है? दैट इज बेसिकली योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट refers to the per unit variable cost of production, that is AVC is equals to TVC divided by quantity of output. So where AFC is equals to average variable cost, TVC is equals to total variable cost, and Q is equals to quantity of output. All right.
अब अगर इसका हम लोग रिलेशन देखें, मतलब कि ये देखें कि AFC जो है वो इंक्रीज कब हो रहा है, डिक्रीज कब हो रहा है, इस चीज को देखें तो आप लोग कुछ यहाँ पर देखोगे कि विद आउटपुट जो है हमारे जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी क्या होता जा रहा है, वो भी इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 देखा, यहाँ पर जो है हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 0 6 10 15 24 35, तो ये हम लोग इंक्रीज होता हुआ देख रहे हैं। और हमने जो है मतलब मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया भी था कि अगर हम लोग TVC को देखें तो इसका जो इंक्रीज है वो पहले तो यहाँ पर थोड़ा इंक्रीज है, फिर जो है यहाँ पर थोड़ा कम इंक्रीज है, फिर इंक्रीज होने का जो रेट है वो काफी ज्यादा होता जा रहा है, मतलब कि पहले डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, फिर एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होता है, फिर इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होने लगता है। इसके पीछे का रीजन इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ऑलराइट, अब वही चीज आप ABC में देखोगे कि ABC को देखो, पहले हम 6 से 5 पर आए, 5 से 5 पर हैं, फिर यहां से हम लोग क्या हो गए 5 से 6 पर आ गए, इंक्रीज हो गया एंड ये और इंक्रीज हो गया। तो इनिशियली जो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वो फॉल होता है, थोड़ा सा कांस्टेंट रहा और फिर जो है यहाँ पर ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और इसके पीछे का रीजन क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो अगर आप इसका ग्राफ देखोगे स्टूडेंट्स तो आपको जो है यू शेप्ड ग्राफ दिखेगा, जिसमें कि आप लोग पहले देख रहे हो कि यहाँ से जो है ये डाउनवर्ड जो है हमें दिख रहा है। ऑलराइट, थोड़ा सा जो है कांस्टेंट रहा एंड उसके बाद में जो है ये इंक्रीज होता हुआ हमें दिख रहा है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट योर यू शेप्ड कर्व ऑफ ABC, दैट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। इनिशियल फॉल देन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, देन आते हैं टोटल कॉस्ट पर, जैसे कि हम लोग जो है एवरेज टोटल कॉस्ट या फिर एवरेज कॉस्ट भी कह सकते हैं। सो एवरेज कॉस्ट रिफर्स टू द पर यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, उसका हम लोग पर यूनिट निकाल रहे हैं। सो AC इज इक्वल्स टू TC डिवाइडेड बाय Q। अब अगर इसका आप लोग ग्राफ और इसका जो पूरा शेड्यूल वगैरह है वो देखें अगर हम लोग, तो देखो AC को फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं, वन इज AFC और ABC को प्लस कर दो तो आपको एवरेज कॉस्ट मिल जाएगा, या फिर जो है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ आउटपुट कर दो तो भी आपको जो है एवरेज कॉस्ट मिल जाएगा। तो अगर हम AFC प्लस ABC करें तो उस हिसाब से अगर देखें तो देखो ये 18 11 9 9 एंड 9.40, क्या देखा हमने, इनिशियली ये डिक्रीज हुआ, यहाँ पर ये और डिक्रीज हुआ, देन इट बिकम्स कांस्टेंट और फिर ये जो है इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया है। और इसके बाद में अगर आप और भी जो है फैक्टर्स लोगे या और भी जो है आउटपुट के यूनिट्स लोगे तो आपको ये इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। तो एवरेज कॉस्ट में हमें भी क्या समझ में आया है, ये कि इनिशियली जो है कॉस्ट डिक्रीज होगा, देन जो है ये कांस्टेंट रहने वाला है एंड देन जो है कॉस्ट इंक्रीज होगा। कॉस्ट का रेट, ऑलराइट, जो रेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इनिशियली जो है डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग रेट चलेगा यहाँ पर, देन कांस्टेंट रेट चलेगा एंड देन जो है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है, अब इसका जो ग्राफ है वो भी आपके पास में यू शेप्ड ही आने वाला है। इनिशियल एक स्टीप फॉल हुआ, कांस्टेंट हुआ और ये इंक्रीज होने लगा। ये जो जहां पर कांस्टेंट हुआ है ना, दिस इज मिनिमम, ये क्या है, दिस इज द मिनिमम कॉस्ट, अब इससे कम कॉस्ट नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपका जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो पहले फॉल होगा, उसके मिनिमम पर आएगा एंड देन वो राइज होने लगेगा एंड ये राइज होता रहेगा अगर आप आपका प्रोडक्शन बढ़ाते रहोगे तो। ठीक है, तो आपका जो एवरेज कॉस्ट का कर्व है वो भी आपका यू शेप्ड कर्व देखने को मिलेगा आपको। नाउ जो है कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस देखते हैं हम AC, ABC और AFC हमारे जो ग्राफ्स हैं उनमें। अगर देखा जाए स्टूडेंट्स तो देखो AC कर्व जो है ना वो आपका सबसे ऊपर आएगा, मतलब कि ABC और AFC दोनों से जो है आपका AC कर्व जो है वो अबव रहेगा। क्या रीजन है इसके पीछे का, सिंपल सा है दैट इसमें जो है आपका ABC और AFC दोनों एडेड है, तो इट क्लियरली मीन्स कि इसका जो कॉस्ट है वो सबसे ज्यादा होगा, तो ये सबसे जो है हमें हाई देखने को मिल रहा है। AFC आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व बनाएगा और जो आपका ABC है वो कुछ ये है। ठीक है, नाउ ये जो आपके ABC और वी वुड से कि आपका जो ABC और AC के बीच का डिफरेंस है, दैट इज व्हाट, दैट इज योर AFC। ऑलराइट, अब यहाँ पर एक चीज देखो, इनिशियली अगर हम इस पॉइंट को देखें और इस पॉइंट को देखें, इनके बीच का डिफरेंस कुछ इतना है, राइट, इनके बीच का डिफरेंस हमें कुछ इतना देखने को मिल रहा है।
यहां पर आओ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वही सेम AC और AFC की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस इतना सा हो गया, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो गया, दिस डिस्टेंस इज सो वास्ट और ये कम हो गया। ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे का क्या रीजन है? सिंपल सा रीजन है कि हमने देखा है कि विथ मोर यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन या विथ मोर यूनिट्स ऑफ आउटपुट आपका जो AFC है वो फॉल होता है। तो यहाँ पर आपके AFC की वैल्यू ज्यादा थी और धीरे धीरे कर कर AFC फॉल होने लगा, इसलिए इनके बीच का जो डिफरेंस है ये क्या होने लगा, कम होने लगा, क्योंकि AC और ABC के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज AFC ओनली। ठीक है, तो इसलिए ये डिस्टेंस हमें कम होता हुआ दिख रहा है। नाउ यहाँ पर आप लोग एक जो है ये चीज आ सकती है आपके मन में कि मैम अगर हम इसे जो है और एक्सटेंड करें और इसे भी हम एक्सटेंड करते जाएं इस डिस्टेंस को कम करते हुए, तो क्या ये दोनों ऐसे इंटरसेक्ट कर सकते हैं? मतलब कि क्या आपका AC कर्व और ABC कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकता है? तो अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आप लोगों के सामने आ जाए तो द आंसर इज बिग नो। क्यों नो? क्यों जो है आपका AC और ABC कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं? सिंपल सा आंसर है दैट आपका जो AFC होता है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, और जीरो नहीं होने के पीछे का रीजन है सिंपल कि आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, इसलिए आपका AFC भी कभी भी जीरो नहीं होगा। और अगर ये जीरो नहीं होगा तो आपका AC और ABC एक दूसरे के इक्वल कभी भी नहीं आने वाला है। और दो कर्व्स का आपस में इंटरसेक्ट होना, इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों इक्वल हो गए हैं। ठीक है, एंड AC कर्व एंड ABC कर्व कैन नेवर बी इक्वल टू ईच अदर, इसीलिए कभी भी जो है AC और ABC एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, ये होगा कि इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो और कम होता जाएगा, बहुत माइनर हो जाएगा, लेकिन जीरो कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखनी है आप लोगों को। ऑल राइट, अब कुछ जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस है वो अगर हम लोग देखें तो AC कर्व विल ऑलवेज लाई अबव द ABC कर्व बिकॉज AC at all levels of output includes both ABC and AFC। ठीक है, जो AC कर्व है वो हमेशा जो है आपके ABC कर्व और आपका जो AFC कर्व है दोनों के अबव लाई करेगा। ABC reaches its minimum point at a level of output lower than that of AC। ठीक है, जो ABC का मिनिमम पॉइंट है वो क्या रहेगा, वो AC कर्व के मिनिमम पॉइंट से लोअर रहेगा। ठीक है, ये आपके ABC का जो है क्या है, मिनिमम पॉइंट है, और ये आपके AC का मिनिमम पॉइंट है। तो इसका मिनिमम पॉइंट कुछ यहाँ पर कुछ यहाँ पर, अगर मैं इसे नंबर दे दूं, जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं जो है आउटपुट ले या वी कैन से कि आपके जो कॉस्ट है वो ले, तो ये कुछ कॉस्ट मैंने 10 दिया, 20, 30। ठीक है, तो आपके एवरेज कॉस्ट का मिनिमम इज 30 एंड आपके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम इज 20। तो कौन लोअर लेवल्स पर आया है, आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हमें एक चीज याद रखनी है कि जो एवरेज कॉस्ट है उसमें एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी तो है। तो ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो हमेशा आपका जो एवरेज कॉस्ट है वो ज्यादा रहेगा आपके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। ठीक है, तो ऑब्वियस इसी पर्टिकुलर चीज को एक्सटेंड करते हुए हम ये बोलेंगे कि जो आपका एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट है वो ज्यादा रहेगा आपके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट से। ऑल राइट, तो क्यों एवरेज वेरिएबल कॉस्ट लोअर पॉइंट पर, उसका जो मिनिमम है वो लोअर पॉइंट पर आता है एज कंपेयर टू योर एवरेज कॉस्ट। आई गेस दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, रीजंस के साथ में पढ़ोगे तो पढ़ने में मजा आएगा और समझ में भी आएगा सब कुछ। So as the output increases, the gap between AC and ABC curve decreases, but they never intersect each other। ठीक है, जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा जो AC और ABC के बीच का गैप है वो कम होगा, लेकिन ये दोनों कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। रीजन, AFC कैन नेवर बी जीरो। ठीक है, देन आते हैं मार्जिनल कॉस्ट पर। नाउ मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एडिशनल। ऑल राइट, सो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा कि एक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने में कितना कॉस्ट लगा है, दैट इज बेसिकली द मार्जिनल कॉस्ट। So marginal cost refers to addition to total cost when one more unit of output is produced. MCN is equals to TCN minus TCN minus 1। आप लोग पढ़कर आए थे MPN is equals to MP
सॉरी TPN माइनस TPN माइनस 1, ठीक है। दिस इज योर मार्जिनल प्रोडक्ट का कंसेप्ट, ठीक है। तो अगर हम मार्जिनल कॉस्ट का देखें तो सेम चीज है, बस प्रोडक्ट की जगह पर हमें कॉस्ट लिख देना है, ठीक है। सो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एनी यूनिट्स ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट ऑफ n यूनिट्स ऑफ आउटपुट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, ठीक है। या फिर हम इसे इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज MC is equals to change in total cost divided by change in units of output, that is change in TC divided by change in Q, ठीक है। देन अगर हम लोग इसका जो है प्रॉपर शेड्यूल देखें तो आप देखो एक चीज हमेशा याद रखना कि जो मार्जिनल कॉस्ट है ना वो हम या तो टोटल कॉस्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से आप लोग कभी भी मार्जिनल कॉस्ट को फाइंड आउट नहीं करोगे। इसके पीछे का रीजन, बिकॉज ये कॉस्ट तो सेम रहना है ना, आप कितने भी एडिशनल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन ले आओ आपका ये जो है ये फिक्स्ड रहेगा, इसलिए टोटल फिक्स कॉस्ट से कभी भी जो है हम इसकी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। हम किससे करते हैं, या तो टोटल कॉस्ट से या टोटल वेरिएबल कॉस्ट से। नाउ एक चीज हमेशा याद रखना है कि मार्जिनल कॉस्ट की जो है कैलकुलेशन आप चाहे टोटल कॉस्ट से करो या टोटल वेरिएबल कॉस्ट से करो, आपका आंसर सेम आएगा। और ये चीज यहाँ पर जो है मैं प्रॉपरली आपको विद द हेल्प ऑफ जो है एग्जाम्पल समझा दूं। अगर हम लोग यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट को निकालने TC मतलब कि टोटल कॉस्ट के थ्रू, तो आपके आंसर्स कुछ ये आ रहे हैं। और वही चीज अगर आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट के थ्रू भी निकाल रहे हो तो आपके आंसर्स जो है वो कुछ ये आ रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए आप लोग आंसर्स बिल्कुल सेम है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो टोटल कॉस्ट का चेंजिंग वाला पैटर्न है, ठीक है, या ये जो टोटल कॉस्ट चेंज हो रही है किसकी वजह से चेंज हो रही है, सोलली आपके टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वजह से। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में जितना चेंज है दैट इज बेसिकली आपका जो टोटल कॉस्ट में चेंज है, तो दोनों में चेंज तो सेम ही है ना। तो चाहे आप जो है मार्जिनल कॉस्ट को टोटल कॉस्ट से निकालो या टोटल वेरिएबल कॉस्ट से निकालो, आपके जो आंसर्स हैं वो सेम ही रहेंगे, ठीक है। 18 माइनस 12 कर दिया, 22 माइनस 18, 27 माइनस 22, 36 माइनस 27 एंड 47 माइनस 36। अब अगर इसका पैटर्न देखें तो देखो क्या हो रहा है, इनिशियली मार्जिनल कॉस्ट कम हुई, फिर आपने देखा मार्जिनल कॉस्ट को इंक्रीज होते हुए, फिर और इंक्रीज होते हुए, फिर और इंक्रीज होते हुए। तो हम क्या बोलेंगे कि आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो इनिशियली डिक्रीज होती है, उसके मिनिमम पॉइंट पर पहुंचेगी एंड देन उसके बाद में जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। वो थ्रू आउट क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। ऑल राइट, सो मार्जिनल कॉस्ट इज बेसिकली टेलिंग यू कि आप जो मोर यूनिट्स ऑफ आउटपुट का प्रोडक्शन कर रहे हो उसमें जो आपकी कॉस्ट है वो बढ़ रही है, ठीक है। अब अगर इसका ग्राफ देखोगे तो ये भी आपका यू शेप्ड ही आएगा, जिसमें आपने देखा कि इनिशियली ये डिक्रीज हुई, उसके एक मिनिमम पॉइंट पर पहुंची और फिर मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होते रहेगी, ठीक है। आप जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज्यादा ये इंक्रीज होते जाएगी। ऑल राइट, अब आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट पर। सो देयर एग्जिस्ट ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। When marginal cost is less than average cost falls with increase in output। देखो इतने सारे रिलेशनशिप्स हैं, याद करना मुश्किल है। ये कॉस्ट के रिलेशनशिप है, हम लोग इसके पहले प्रोडक्ट के रिलेशनशिप पढ़कर आए थे, तो इन्हें याद करना मुश्किल है ना। एक बहुत ही जो है आई वुड से कि एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, दैट इज जैसे कि मान लो आपने जो है टीपी, आई वुड से एमपी, टीपी और एपी, इनके कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लिए, इन सबके जो वेरियस रिलेशनशिप्स हैं उन्हें अच्छे से पढ़ लिया। अब आपको पता है एमपी और एपी के बीच का क्या रिलेशनशिप है। अगर आपसे पूछा गया कि एसी और एमसी के बीच का क्या रिलेशनशिप है, तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है ना वो लिख देना। बस करना ये है कि जहां जहां पर आपने ये पी लिखा है वहां पर आप सी लिख देना, ठीक है। अगर आप वहां पर सी लिख देते हो तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा कंप्लीट। ऑलराइट, ये जो एमपी एपी है उन्हीं का रिलेशनशिप वुड बी एमसी एंड एसी का रिलेशनशिप, बस प्रोडक्ट की जगह पर कॉस्ट यूज कर लो। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आगे जो हमारे चैप्टर्स आएंगे ना उसमें हम लोग पढ़ेंगे रेवेन्यू के बारे में। अब रेवेन्यू में भी जो है आपके पास में टोटल रेवेन्यू रहेगा, एवरेज रेवेन्यू रहेगा, मार्जिनल रेवेन्यू रहेगा,
फिर इनके बीच के रिलेशनशिप्स हैं, सबको पढ़ना और सबको याद रखना मुश्किल है, इसलिए एक के अगर याद हो गए हैं तो उससे आप दूसरे जो हैं वो अपने आप बना सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर हमने क्या बोला है कि जो आपका मार्जिनल कॉस्ट है वो अगर लेस देन है एवरेज कॉस्ट से, दैट मीन्स अगर ये पर्टिकुलर कंसेप्ट है तो आपका जो है AC फॉल होगा विद इंक्रीज इन आउटपुट। ऐसे वाले केस में आपका जो एवरेज कॉस्ट है वो फॉल होगा, ठीक है। देन उसके बाद में नेक्स्ट पर आओ, अगर MC इज इक्वल्स टू AC है, दैट इज व्हेन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर, AC that is average cost is constant and at its minimum point, ठीक है। अगर जो है MC is equals to AC वाला कंसेप्ट है तो ऐसे केस में जो AC है वो कांस्टेंट रहेगा, ऑल्सो इसके मिनिमम पॉइंट पर भी रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद में हमने समझ लिया कि देखो यहाँ पर AC फॉल हो रहा है, यहाँ पर AC इसके मिनिमम पर आ गया, तो जो अब नेक्स्ट केस रहेगा इन दोनों के अलावा कौन सा केस बचा, ये वाला, इसमें AC क्या हो जाएगा, AC राइज होने लगेगा, राइट। वी नो कि AC जो है वो इनिशियली फॉल होगा, मिनिमम पर आएगा, राइज होगा, तो फॉल हो गया, मिनिमम पर आ गया, अब क्या बचा, उसका राइज होना बचा है, तो वो जो है वो राइज होगा। ऑल राइट, ये बन जाते हैं इसके कंसेप्ट, ठीक है। ऐसे भी याद रखना मुश्किल है, ऐसे मत रखो, इस पर्टिकुलर वे में जो है ना थोड़ा सा बना लो, शॉर्ट में नोट्स बना लो, जिसे आप पढ़ते रहा करो, रिवाइज करते रहा करो, याद हो जाएगा। So if MC is more than AC, AC rises with increase in output, and thereafter both AC and MC rise, but MC increase at a faster rate as compared to AC. As a result, MC curve is steeper as compared to AC curve. और इस पॉइंट के बाद में MC और AC दोनों क्या होने लगेंगे, राइज होने लगेंगे। टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि आफ्टर दिस पॉइंट आपका जो MP और AP होता है दोनों फॉल होने लगते हैं, ठीक है। उसमें हमने क्या देखा था कि ये दोनों फॉल होने लगते हैं। अब यहाँ पर कंसेप्ट थोड़ा सा अलग करना, MP में, AP और MP में इनिशियली जो आपका एवरेज प्रोडक्ट रहेगा वो इंक्रीज होगा, फिर जो है उसके मिनिमम पर नहीं उसके मैक्सिमम पर पहुंचेगा, राइट उसके कहां पर पहुंचेगा, मैक्सिमम पर पहुंचेगा, एंड देन उसके बाद में क्या होने लगेगा, फॉल होने लगेगा, एंड फिर जो है वो फॉल होता रहेगा। ऑल राइट, तो ये जो है ये थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, तो कॉस्ट और प्रोडक्ट उसके जो है टर्म से भी हमें समझना रहेगा कि प्रोडक्ट पहले बढ़ता है, फिर कांस्टेंट पर आता है, फिर फॉल होता है, ठीक है, और जो कॉस्ट होता है वो पहले कम होता है, मिनिमम पर जाता है, फिर वो राइज होने लगता है, ठीक है। तो आई गेस दिस थिंग इज क्लियर टू यू। देन उसके बाद में अगर इसका ग्राफ वगैरह देखें उसके पहले शेड्यूल देख लेते हैं। आपने टोटल कॉस्ट लिया, टोटल कॉस्ट से आप एवरेज कॉस्ट निकाल सकते हो, ऑल्सो टोटल कॉस्ट से आप आपका मार्जिनल कॉस्ट भी निकाल सकते हो। अब यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, आपको कोई भी पर्टिकुलर एक टेबल दे दिया, ठीक है, कुछ मिसिंग फिगर्स दे दिए, जैसे कि 11 यहाँ पर नहीं दिया, ये मिसिंग है, ठीक है। मान लो ये 4 भी नहीं दिया, ये भी मिसिंग है, ये 9 नहीं दिया, ये मिसिंग है, यहाँ पर ये मिसिंग है। तो अब इन मिसिंग फिगर्स को हमें फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट करना इज वेरी इजी। जो वेरियस जो फॉर्मूले हैं वही हमें अप्लाई करने हैं और उन्हें हमें यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है। तो आपका जो है ये जो मिसिंग फिगर्स है वो निकल सकते हैं। नाउ द थिंग इज जस्ट सिंपल कि यहाँ पर मैं अभी आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन नहीं समझा रही हूँ, मतलब समझा रही हूँ इन द सेंस सॉल्व नहीं करवा रही हूँ, लेकिन इन्हें सॉल्व करना जो है ना वो बिल्कुल ईजी होता है। आपके फॉर्मूलेस को पुट करो, क्वेश्चंस को जो है हम बाद में जो है वीडियोस में देख लेंगे, जिसमें कि हम वेरियस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे ताकि आपका प्रैक्टिकल पार्ट जो है वो भी अच्छे से कवर हो जाए। अब अगर आप फर्स्ट फेज देखो, यहाँ पर क्या है, MC इज लेस देन AC, ठीक है, AC ज्यादा है, MC कम है, तो आपने क्या देखा, AC इज फॉलिंग, ठीक है। यहाँ तक जो है AC क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, यहाँ तक आपका MC क्या है, कम है AC से। फिर एक पॉइंट आया जहां पर ये दोनों इक्वल हो गए, तो इक्वल हो गए तो ये जो है AC का मिनिमम आ गया, ऑल्सो वी कैन सी कि ये कांस्टेंट हो गया है। उसके बाद में फेज आया जहां पर MC ज्यादा हो गया आपके AC से, ठीक है, MC इज मोर देन और AC, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये 9 से 9.40 पर आ गया है, मतलब कि ये आपका जो एवरेज कॉस्ट है वो इंक्रीज होने लगा है। ऑल राइट, तो ये जो आपका रिलेशनशिप हम लोगों ने अभी देखा वही चीज हमने विद द हेल्प ऑफ ग्राफ देख ली है।
अब अगर इसका नॉट ग्राफ सॉरी शेड्यूल देख लिया है, अब जो है इसका ग्राफ देखें तो कुछ ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये आपका MC कर्व एंड ये आपका AC कर्व। अब जब भी ग्राफ बनाओ ना, या तो अगर आप प्रॉपरली जो है स्केल के साथ में बना रहे हो तो ठीक है, बट अदरवाइज अगर आप कभी भी फ्री हैंडेडली बना रहे हो तो थोड़ा सा जो है ना अच्छे से बनाना है। दैट मीन्स अच्छे से बनाना इन द सेंस आपने बना दिया ये AC कर्व को यू शेप्ड कर्व, ठीक है, ये सबसे पहले हमने बना दिया AC कर्व बना दिया हमारा। उसके बाद में MC कर्व हम कुछ यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हम लेकर आए। अब एट दिस पॉइंट आपका जो एवरेज कॉस्ट है दैट इज मोर देन योर मार्जिनल कॉस्ट, तो इसकी वजह से हमने बोला है कि एवरेज कॉस्ट जो है वो फॉल हो रहा है। फिर जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे एट दैट पॉइंट आपका जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या रहेगा, वो उसके मिनिमम पर रहेगा। अब इसके बाद में आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है दैट इज मोर देन योर एवरेज कॉस्ट, ठीक है, तो अब जो है आपके एवरेज कॉस्ट को इंक्रीज कर दो। ध्यान रखना कि जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसके बाद में आपका AC फॉल नहीं होना चाहिए, आपके AC को जो है हमें इंक्रीज करवाना है। ऑल राइट, तो इस वजह से जो है आप फ्री हैंडेडली भी जो है अपना ये जो ग्राफ है वो बना सकते हो। ऑल राइट, फिर आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ABC एंड MC, ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट में क्या जो है रिलेशनशिप है। नाउ अगर हम लोग देखें ना तो आपका जो एवरेज कॉस्ट और MC दैट मींस मार्जिनल कॉस्ट में रिलेशनशिप था, वही रिलेशनशिप आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। कुछ एक आध चीज जो है वो थोड़ी सी इधर उधर हम भले देख लें, बाकी जो है मेजॉरिटी वही सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि देखो, द रिलेशनशिप बिटवीन ABC एंड MC इज सिमिलर टू दैट ऑफ AC एंड MC। ऑलराइट, एक का पढ़ लिया तो दूसरे का अपने आप याद हो जाएगा। बस क्या है, यहाँ पर AC टर्म यूज कर रहे हैं, हमें जो है इसमें क्या करना पड़ेगा, ABC करना पड़ेगा। सो व्हेन MC इज लेस देन ABC, ABC फॉल्स विद इंक्रीज इन आउटपुट। अगर MC जो है वो लेस देन है ABC से, तो ABC क्या हो रहा है, फॉल होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों इक्वल हो गए तो ये जो है ये इसके मिनिमम पर आ जाएगा, ठीक है। So when MC is equal to ABC, that is MC and ABC curves intersect each other, ABC is constant and at its minimum point. Then after that, when MC is more than ABC, ABC rises with increase in output, ठीक है। तो ये MC is more than क्या हो गया, आपका ABC हो गया, तो अब जो है ये राइज होने लगेगा, ठीक है। एट दिस पॉइंट ये फॉल हो रहा था, अब इसके बाद में जो है ये राइज होने लगेगा। Thereafter both ABC and MC rise, but MC increases at faster rate as compared to ABC. As a result, MC curve is steeper as compared to ABC curve. As it is same relationship, बस हम लोग क्या कर रहे हैं, AC की जगह पर ABC को यूज कर रहे हैं। बाकी जो है जो AC और MC के बीच का रिलेशनशिप था, वही सेम रिलेशनशिप आपका ABC और MC के बीच का हो गया है, ठीक है। सो इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिख जाएगा आप लोगों को। अब जरूरी नहीं है कि ये दोनों सेम जो है पॉइंट से स्टार्ट हो, दैट कैन बी डिफरेंट ऑल्सो, और वो सेम भी हो सकता है, तो इस पर्टिकुलर चीज से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल हुए, इसके बाद में आपका ABC राइज होने लगेगा, तब तक जो है ABC आपका फॉल होगा, जब तक MC और ABC कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं तब तक, ठीक है। Then comes to relationship between AC and ABC curve, that is average cost और average variable cost के बीच का क्या relationship है। So AC is greater than ABC by the amount of AFC। ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी कि AC क्या है, ज्यादा रहेगा किससे, ABC से, और कितना ज्यादा रहेगा, जितना अमाउंट आपके AFC का है उतना, ठीक है। The vertical distance between AC and ABC curves continue to fall with increase in output। Vertical distance का मतलब क्या होता है, ये जो distances हम लोगों ने देखे थे, यह आपका बन गया AC कर्व, या आपने बनाया यहाँ पर आपका ABC कर्व। तो पहले इतना डिस्टेंस था, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ। सो दिस इज योर बेसिकली वर्टिकल डिस्टेंस। तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस ये कंटिन्यूअसली फॉल होता है जैसे जैसे आउटपुट लेवल बढ़ते हैं। रीजन AFC जो है वो फॉल होता है, ठीक है। AC and ABC curves never intersect each other as AFC can never be zero। ये चीज भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। Both AC and ABC curves are U-shaped due to law of variable proportion। ठीक है, law of variable proportion की वजह से ये दोनों U-shaped हैं, ठीक है।
लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में इनिशियली क्या हुआ, प्रोडक्शन जो है वो बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट पर, फिर जो है वो डिमिनिशिंग रेट पर बढ़ता है, फिर जो है वो डिक्रीजिंग रेट या वी वुड से नेगेटिव रेट पर चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है जब वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है तो आपका कॉस्ट कम है, जब डिमिनिशिंग रेट से बढ़ा है तो कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, और जब वो नेगेटिव पर चला गया, सॉरी कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट बन जाता है, और जब वो नेगेटिव पर चला गया तो आपका कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होने लगता है। इनिशियली कॉस्ट कम रहेगा, अगर मैंने उल्टा बोल दिया हो अभी अभी तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। इनिशियली कॉस्ट कम है, कांस्टेंट रहा, और फिर कॉस्ट बढ़ने लगा, ठीक है। सो MC कर्व्स कट बोथ AVC एंड AC कर्व एट देयर मिनिमम पॉइंट, ठीक है। जो MC है दैट इज मार्जिनल कॉस्ट है, वो AVC और AC दोनों को उनके मिनिमम पॉइंट पर कट करता है। ये चीज अभी अभी हम लोगों ने देखी ना कि एट द पॉइंट जहां पर AVC इज इक्वल्स टू MC होता है या फिर AC इज इक्वल्स टू MC होता है, तो एट दैट पॉइंट AVC जो है वो उसके मिनिमम पर रहेगी, AC जो है वो भी उसके मिनिमम पर रहती है। तो जहां पर MC कर्व कट करता है इन दोनों कर्व्स को, ये दोनों कहाँ रहते हैं, अपने मिनिमम पॉइंट पर रहती है, ठीक है। The minimum point of AC curve lies always to the right of minimum point of AVC curve. Always to the right. अब ये चीज भी मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुकी हूँ, एक और बार देख लो आप। Let's take for an example, this is minimum point of AVC and this is minimum point of AC. तो क्या बोला जा रहा है कि जो AC कर्व का मिनिमम होता है वो हमेशा आपके AVC कर्व के राइट में ही रहेगा, ठीक है। कहाँ रहेगा, AVC कर्व के राइट में। क्यों, क्योंकि आपका जो एवरेज कॉस्ट रहता है, सॉरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रहता है, वो कम रहेगा आपके एवरेज कॉस्ट से। इसका रीजन जो है वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी जो है दे चुकी हूँ, ठीक है। सो ये चीज हो जाती है आपके रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड AVC कर्व, ठीक है। अब इन तीनों को AC, AVC और MC को अगर हम लोग साथ में देखें तो कुछ ये हमें देखने को मिल रहे हैं। ये जो B पॉइंट है दिस इज मिनिमम ऑफ योर AVC, और ये जो A पॉइंट है दिस इज मिनिमम ऑफ योर MC। एट ये A और B तक ये भी फॉल हो रहा है, ये भी फॉल हो रहा है, फिर ये दोनों क्या होने लगते हैं, इंक्रीज होने लगते हैं, और इनके बीच का डिफरेंस इज व्हाट, AFC। ऑल राइट, सो आई गेस ये जो वेरियस रिलेशनशिप्स हैं अभी तक वो आप लोगों को क्लियर है। फिर आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन TC एंड MC के बीच में, ठीक है। दैट इज टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट का जो रिलेशनशिप है। अब टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट का कुछ रिलेशनशिप है, उसी से हम लोग क्या कर लेंगे, उसी से जो है हम लोग इसे भी क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। दैट इज टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट का जो रिलेशनशिप होगा उसे। So marginal cost is the addition to the total cost when one more unit of output is produced. Marginal cost को हम कुछ ऐसे कैलकुलेट करते हैं, when TC rises at diminishing rate, MC declines, ठीक है। क्या पढ़ा था हमने, जब TP diminishing rate पर इंक्रीज होता है, ठीक है, ये diminishing rate पर इंक्रीज होता है, तो at that point जो MP है वो फॉल होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो TC है वो राइज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट पर, तो आपका जो MC है वो क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। सेम पर्टिकुलर रिलेशनशिप। उसके बाद में व्हेन द रेट ऑफ इंक्रीज इन TC स्टॉप्स डिमिनिशिंग, MC इज एट इट्स मिनिमम पॉइंट, ठीक है। जब ये जो है आपका जो TC है वो डिमिनिशिंग स्टॉप हो जाता है, मतलब कि जो डिमिनिशिंग रेट है वहां पर वो रुक गया है, तो MC उसके मिनिमम पर रहेगा। And after that, when the rate of increase in total cost starts rising, ठीक है, जब total cost का जो rate है वो rise होने लगेगा, तो जो marginal cost है वो increase होने लगेगा। जब total product increasing rate से increase होता है तो marginal product increase होता है, ठीक, ये चीज पढ़िए। तो जब total cost increase होता है या वी वुड से कि इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो आपका मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रहा है, वो भी इंक्रीज हो रहा है। ऑल राइट, ये सिर्फ मैं आपको रिलेट इसलिए करवा रही हूं ताकि जो है आप लोगों को चीजें याद रहे अच्छे से। सो अगर इसका आप लोग ग्राफ देखोगे तो कुछ ये दिखेगा, कुछ ऐसा जो इनवर्सली एस शेप्ड है आपके टोटल कॉस्ट का, आपके मार्जिनल कॉस्ट का ये यू शेप्ड कर्व हमें देखने को मिला। एट दिस पॉइंट आपका जो टोटल कॉस्ट है वो डिमिनिशिंग रेट से स्टॉप हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर वो बहुत ही डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा था, तो आपका MC फॉल हो रहा था।
ये जो पॉइंट है, जो एक ट्रांजिशन वाला पॉइंट है, एट दैट पॉइंट आपका जो MC है वो उसके मिनिमम पर है, एंड देन उसके बाद में जो टोटल कॉस्ट है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होने लगा, तो मार्जिनल कॉस्ट भी इंक्रीजिंग रेट से, या वी वुड से कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो राइज होने लगा है। ऑल राइट, सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन योर टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। आई होप सो कि क्लियर है टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट का जो रिलेशनशिप है ये भी आप लोगों को अच्छे से, एंड आई होप सो कि ये जो कॉस्ट वाला पूरा कंसेप्ट है ये आप लोगों को अच्छे से जो है क्लियर आउट हो गया है। विद दिस हम लोग इस पार्ट के एंड पर आ जाते हैं, और इस पार्ट के साथ साथ में ये जो हमारा चैप्टर है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, इसे हम लोग कर लेते हैं कंप्लीट। आई होप सो कि आप लोगों ने सारे वीडियोस देख लिए हैं एंड आपने जो है पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इफ इन केस अगर कोई भी पर्टिकुलर वीडियो छूट गया हो तो वो आप लोगों को मिल जाएगा हमारा जो यूट्यूब चैनल है सोशल स्कूल, वहां पर। डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो डू शेयर इट। इसके अपार्ट आप लोग अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं और भी जो है एक्साइटिंग फीचर्स, लाइक आप लोग जो है लाइफ टाइम, रियल टाइम पर जो है इंटरैक्शन कर सकते हैं, रियल टाइम बेसिस पर इंटरैक्शन कर सकते हैं यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज। आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं यूजिंग क्वेश्चन टैब्स। You have live poll options for quiz. Also, you can win scholarship through weekly scholarship test. अगर आप इन सारे फीचर्स को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं एंड मैक्सिमम डिस्काउंट पाना चाहते हैं, सो डू यूज कोड साक्षी V। इसके अपार्ट आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल, इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको वेरियस अपडेट्स एंड नोट्स के PDFs वगैरह मिल जाएंगे। तो सोशल स्कूल ऑन टेलीग्राम, यू कैन ज्वाइन इट। इसकी जो लिंक है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। आई होप सो कि ये सारी जो चीजें हैं ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गई है, एंड हमारा जो चैप्टर था प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, ये भी अच्छे से क्लियर आउट हो गया है। थैंक